द ओनली रिस्क विच यू टुक इन योर लाइफ इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। आप जब भी किसी बिजनेस को स्टार्ट करने का प्लान करते हो तो आपको इस बात का कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस में रिस्क हमेशा रहता है। चाहे आप दुनिया के किसी भी एरिया में, किसी भी कंट्री में हो, आप कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, यू नीड टू मेक श्योर दैट द रिस्क्स आर ऑलवेज इन्वॉल्व्ड एंड अटैच्ड विद द बिजनेस, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू E2 बिजनेस और बिजनेस सेटअप फॉर E2 वीजा रिक्वायरमेंट। तो E2 की नेसेसरी लीगल ऑब्लिगेटरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको अपनी इन्वेस्टमेंट रिस्क पे डालनी होती है। अब इस सारे प्रोसेस में इन्वेस्टर्स का एक बहुत मेजर कंसर्न रहता है कि इस रिस्क को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है या कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है, ताकि वो मेक श्योर करें कि उनका फाइनेंशियल लॉस जो है वो E2 के पूरे प्रोग्राम में या इसके पूरे बिजनेस सेटअप में उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि E2 में किस किस तरह के रिस्क इन्वॉल्व हैं, वो फाइनेंशियल लॉसेस आप क्या क्या हो सकते हैं और इन फाइनेंशियल लॉसेस को कैसे मिनिमाइज या रिड्यूस किया जा सकता है। सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राहील शेख। आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट बेस्ड इन वर्जीनिया, USA। मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो USA में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे USA ई वीज़ा प्रोग्राम्स को परसू करना चाहते हैं। E2 वीज़ा की वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट ये है कि आपको E2 इन्वेस्टमेंट जो है E2 बिजनेस में आपको इंजेक्ट करनी है, आपको स्पेंड करनी है, एंड द इन्वेस्टमेंट हैज़ टू बी एट रिस्क बिफोर यू प्रिपेयर एंड सबमिट द एप्लीकेशन फॉर E2 वीज़ा। अब इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स की एक बहुत बड़ी कंसर्न और रिक्वायरमेंट ये रहती है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रिस्क पे डालते हो और इस रिस्क को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है या इसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो। तो आप सबसे पहले E2 का प्रोसेस समझ लीजिए कि E2 के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस और मल्टीपल राउट्स हैं। आप E2 में किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को टेक ओवर कर सकते हैं, आप एक फ्रेंचाइज बिजनेस एक्वायर कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं, या आप एक अपनी ब्रांड न्यू स्टार्टअप कंपनी जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। इन चारों बिजनेसेस की कैटेगरीज में आपकी इन्वेस्टमेंट का जो मेथड है, जो इन्वेस्टमेंट के जो वे आउट है, दैट ऑल वेरीज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी लॉन्च कर रहे हैं तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट वो तमाम कैपिटल एक्सपेंसेस हैं, वो तमाम इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आप अपने बिजनेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए आप स्पेंड करते हो। अगर आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज कर रहे हो तो उसमें उस बिजनेस की फिक्सचर्स, फर्नीचर्स, उसकी इक्विपमेंट्स, उसकी गुडविल, उसकी प्रॉपर्टी, आप उस बिजनेस की तमाम जो वैल्यू है, आप उसको परचेज करने के लिए जो अमाउंट पे करते हो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह अगर आप एक फ्रेंचाइज बिजनेस को कंसिडर करते हो तो उसमें आप फ्रेंचाइज फीस जो पे कर रहे हो वो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, या जो फ्रेंचाइज बिजनेस की एक गुडविल और एक वैल्यू जो है, या जो लोकेशन डेवलपमेंट कॉस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट है, वो आपके कैपिटल एक्सपेंसेस हैं। ये तमाम एक्सपेंसेस आपको E2 वीज़ा एप्लीकेशन से पहले करने होते हैं। अब मोस्टली जो इन्वेस्टर्स हैं उनके कंसर्न्स बहुत वैलिड है, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दो तरह के डिफरेंट सिनेरियोज जो है वो आपके सामने रखूंगा कि आपको किस किस तरह के रिस्क ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो फेस करने पड़ते हैं। नंबर वन और जो मोस्ट कॉमन वे है वो यही है कि आप अपने एक बिजनेस एस्टैब्लिश करते हो, या एक बिजनेस एक्वायर करते हो, या एक फ्रेंचाइज एक्वायर करते हो। इन तीनों सिनेरियोज में जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर देते हो और वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जो है वो आप अपनी एप्लीकेशन एम्बेसी में सबमिट करते हो, व्हाट इफ द एम्बेसी रिजेक्ट्स योर वीज़ा एप्लीकेशन, तो अगर इन केस ऑफ अ रिजेक्शन आपके जो बिजनेस है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है, उसका क्या होगा, हाउ वुड यू रिकवर दैट इन्वेस्टमेंट। तो इसमें आपको पूरा प्रोसेस समझना होगा, और प्रोसेस ये है कि आप जब एक एग्जिस्टिंग बिजनेस फॉर एग्जांपल परचेज कर रहे हो या आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, आपने उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स की, आपने उस इन्वेस्टमेंट्स के जो US की एम्बेसी की या USCIS की जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स थी, उनकी जो लीगल ऑब्लिगेशंस थी, उनके मुताबिक आपने एक क्वालिफाइंग बिजनेस जो है वो एस्टैब्लिश किया और उसमें अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट्स डाली। तो इसके बाद जब आप वीज़ा एप्लीकेशन और वीज़ा इंटरव्यू के टाइम पे यू डू नॉट नेसेसरली गेट द वीज़ा
visa rejection, but it is more likely you get a visa objections, which means आपको RFEs मिलते हैं, request for evidences मिलता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई ऐसा बिजनेस मॉडल या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि मिसिंग हो या फर्दर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए हो वीज़ा ऑफिसर को, तो वो आपसे वीज़ा डॉक्यूमेंट्स जो है वो मजीद बिजनेस डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपसे मजीद रिक्वायर करेंगे। जब तक वो बिजनेस उनकी सेटिस्फैक्ट्री रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट नहीं करता वो आपको वीज़ा अप्रूवल नहीं देते। तो मोर लाइकली आपने जब अपने बिजनेस की एप्लीकेशन सबमिट की, अगर वीज़ा ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आपसे डिमांड करेंगे मजीद जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके उसके जो भी मिसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं या जो चेंजेस फॉर एग्जांपल करनी है। अगर वो बिजनेस मॉडल से सेटिस्फाइड नहीं है तो ही वुड गिव यू अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन के व्हाट ऑल थिंग्स नीड्स एंड फर्दर अटेंशन। तो जब वो आपसे फर्दर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करेंगे, देन यू कम बैक, देन यू prepare the documents, you prepare the further requirements, you fulfill the further requirements, and you resubmit the application and you get the visa approved. In a most unlikely event से कि अगर आपको by any ways it's a final determination कि आपका वीजा रिजेक्ट हो गया है and you are not qualified to resubmit or redo the case of E2, तो इस सिचुएशन में आपको ये समझना है कि वो बिजनेस जो आपने अक्वायर कर लिया ऑलरेडी, वो आपने परचेज कर लिया है, दैट इज स्टिल योर प्रॉपर्टी, यू ओन दैट बिजनेस। आप उस बिजनेस को या तो रिमोटली जो है, अगर इफ द नेचर ऑफ द बिजनेस क्वालिफाइज, तो आप उस बिजनेस को रिमोटली मैनेज कर सकते हो, या फिर आप उस बिजनेस को मार्केट में सेल कर सकते हो। जैसे आपने परचेज किया था आप उसी तरह उसको सेल करके अपनी जो फाइनेंशियल आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आप उसको रिकवर कर सकते हो। ऑन द अदर साइड, अगर आपको जब वीजा इशू हो जाता है, आपका वीजा अप्रूवल हो गया और यू लैंड इनटू द यूएस एंड नाउ यू हैव टू एक्चुअली फिजिकली मैनेज द बिजनेस, रन एंड ऑपरेट द बिजनेस। अब यहां पे आपकी एक चैलेंजिंग सिचुएशन जो है वो स्टार्ट होती है कि वो बिजनेस जो आपने सेलेक्ट किया था, वो बिजनेस मॉडल जो आपने सेलेक्ट किया था, चाहे आपने स्टार्टअप कंपनी की या आपने एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को जो है वो अक्वायर किया, इन बोथ सिनेरियोज इट्स वेरी कॉमन एंड इट्स नेचुरल दैट एवरी बिजनेस हैज हिज ओन ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। तो अगर आपने अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट किया तो उसके लिए आपके पास डेफिनेटली एक ब्लीडिंग बजट होगा जो आपके एक ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में ऐड होता है, जिसमें आपका मार्केटिंग बजट, आपका उस बिजनेस का जब तक वो बिजनेस मैच्योर नहीं होता और वो बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं जाता, आपके पास एक ब्लीडिंग बजट होता है जो आप ऑपरेटिंग कैपिटल के तौर पे अपनी E2 पेटिशन में भी शो करते हो। एंड दैट्स वन ऑफ द वेरी मेजर रिक्वायरमेंट दैट यू नीड टू हैव एन ऑपरेटिंग कैपिटल, बिकॉज ऑपरेटिंग कैपिटल के बगैर आप बिजनेस को कभी भी यू वुड नॉट नेवर बी एबल टू टेक इट ऑफ द ग्राउंड। और इसी तरह अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस भी परचेज किया तो उस बिजनेस में भी देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि एग्जिस्टिंग आपने एक प्रॉफिटेबल बिजनेस परचेज किया था, बट ड्यू टू द चेंज इन मैनेजमेंट, आप नई कंट्री में आए हो, आपने मैनेजमेंट जो है वो चेंज किया, यू आर ट्राइंग टू लर्न द मार्केट डायनामिक्स, यू आर ट्राइंग टू लर्न दैट बिजनेस डायनामिक्स, और वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस जो आपसे पहले प्रॉफिटेबल चल रहा था, नाउ दैट द टाइम केम कि आपने 2 3 4 महीने 6 महीने उस पर लगा दिए एंड द बिजनेस स्टार्ट टेकिंग अ पोटेंशियल लॉस। तो इन बोथ ऑफ द सिनेरियोज, चाहे वो स्टार्टअप कंपनी का लॉस है चाहे एग्जिस्टिंग बिजनेस का लॉस है, द रिस्क ऑफ लॉस इज ऑलवेज देयर। ऑल यू कैन डू इज यू कैन मिनिमाइज द रिस्क, यू कैन ट्राई टू इम्प्लीमेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज, डिफरेंट एनालिसिस, डिफरेंट रिसर्च, डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट मैकेनिज्म्स, जिनकी बेस पे आप उस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो, उसको रिड्यूस कर सकते हो, बट यू वुड नेवर बी एबल टू एलिमिनेट दैट रिस्क फ्रॉम द होल प्रोग्राम और फ्रॉम द होल बिजनेस इटसेल्फ, बी इट एन E2 बिजनेस और नॉन E2 बिजनेस। आप बिजनेस से रिस्क रिमूव नहीं कर सकते। तो अगर आपकी रिस्क एपिटाइट इतनी सफिशिएंट नहीं है दैट यू आर नॉट इन अ पोजीशन और यू आर नॉट फाइनेंशियली रेडी टू टेक द बर्डन ऑफ दैट रिस्क, कि आपका बिजनेस अगर गॉड फॉरबिड कंप्लीट लॉस की तरफ जाता है, आपकी ब्लीडिंग, आपकी ऑपरेटिंग कैपिटल जो है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं, एंड देन यू आर लेफ्ट विद नो एक्स्ट्रा मनी कि आप उस बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए, एक ब्रीदिंग स्पेस बाय करने के लिए आप जो है वो फंड कर सको, फैसिलिटेट कर सको, then naturally you need to probably reconsider your plan of starting a business or your plan for getting an E2 visa. And there is no shame in this, as business is not for everybody or everybody is not for the business. So अगर आप में रिस्क एपिटाइट नहीं है, आपका एक कैलकुलेटेड बजट है, आपका बहुत लिमिटेड बजट है और आपके पास कोई बजट के बैकअप्स मौजूद नहीं है, बिजनेस की टेक्निक्स नहीं है, बिजनेस को मैनेज एंड रन करने
के लिए, ग्रो करने के लिए आपके पास जो है वो स्किल्स और एक्सपर्टीज नहीं है, देन आई वुड से यू माइट नीड टू रिकंसिडर एंड रीथिंक कि आपको बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट एज लॉन्ग एज आप बिजनेस करने के लिए रेडी हो, आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो, देन द अपॉर्चुनिटी कम्स, देन द क्वेश्चन कम्स कि हाउ यू कैन reduce the risk, because a calculated risk is always there, but you need to have a very carefully drafted and calculated risk, and you need to adopt all the possible options and opportunities जो आपके रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। अब इस रिस्क को मिनिमाइज करने में जो फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो ये है कि एक तो फॉर एग्जांपल जो ऑप्शन नंबर 1 था हमारा, जिसमें एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपका रिस्क है कि अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो उस सिचुएशन में आप अगर कोई ऐसा बिजनेस या ऐसा सेलर या ऐसा फ्रेंचाइजर फाइंड आउट कर सके जो कि एस्क्रो अरेंजमेंट्स आपके लिए कर सकता है, जो आपके लिए एस्क्रो अरेंजमेंट्स को एग्री कर सकता है, तो दैट वुड रिड्यूस अ लॉट ऑफ योर बर्डन कि अगर आप बिजनेस बाइंग जो है वो थ्रू एस्क्रो ऑप्शन कर लें। दो इन टुडेज करंट मार्केट इज वेरी डिफिकल्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट वेरी इजी एंड कॉमन टू फाइंड अ सेलर जो आपके एस्क्रो अरेंजमेंट्स के लिए रेडी हो, बट इफ यू गेट अ सेलर तो डेफिनेटली एस्क्रो इज अ गुड वे टू सेव योर पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस। And on the second category, जो आपके after the approval you come to the US market and then you start the business, और वहाँ पे due to the lack of expertise and skills अगर आप अपना business जो है वो लॉस करते हो, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट टेक्निक है, जो सबसे the common way है, वो ये है कि आप कोई एक प्रूवन बिजनेस मॉडल, आप एक फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल, जैसे हमारी क्लीनेबल्स की फ्रेंचाइज है, क्लीनिंग सर्विसेज की, कार वॉश सर्विसेज की फ्रेंचाइज है, आप अगर ऐसी कोई फ्रेंचाइज बिजनेस में जाते हो तो that comes with a lot of back end support, जिसमें आपको ट्रेनिंग, आपको सुपरविजन, आपकी मॉनिटरिंग, आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाती है, आपको तमाम गाइडलाइंस दी जाती है ताकि आपको टाइम्स एंड अगेन जब आपको जरूरत हो तो देयर इज अ बैक एंड सपोर्ट टीम अवेलेबल फॉर यू। सो इन दीज काइंड ऑफ मॉडल्स वेयर यू हैव अ बैक एंड सपोर्ट टीम, आपके पास एक पूरा फ्रेंचाइज सिस्टम आपके पास बैक एंड पे मौजूद है, आपके पास एक क्वालिफाइड कंसल्टेंट्स आपके पास मौजूद है, तो एटलीस्ट यू हैव अ पोटेंशियल के आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो एंड द बिजनेस वुड कीप ऑन growing. Last but not the least, let me just give you a quick overview के what kind of expenses जो किसी भी सिनेरियो में आप किसी भी तरीके से you cannot remove them, you cannot reduce them. These are your minimum financial commitments which you need to have. इनमें आपके for example कोई भी गवर्नमेंट फीसिस हैं वो आपने पे करनी है, आपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन फीसिस पे करनी है, एम्बेसी फीसिस पे करनी है, USCIS की फीस पे करनी है, ये तमाम आपके E2 से रिलेटेड आपके जो एक्सपेंसेस हैं या जो बिजनेस से रिलेटेड ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एक्सपेंसेस हैं, ये आपको इन ईदर सिनेरियो जो है वो पे करने हैं। दैट इज द रिस्क विच यू ऑलवेज हैव टू टेक, यू कैन नेवर रिकवर दीज मनी बैक। देयर इज एन along with the government fees there is an, for example, immigration attorney fees, there is a consultant fees, there is a the, for example, if you have taken an external support for business plan writing, business searching, आपने consultants को hire किया है, तो ये तमाम जो consulting fees है, जो attorney fees हैं, these are all the expenses which you would never recover it back, be it कि आपका वीजा अप्रूव होता है, आपका वीजा रिजेक्ट होता है, आप बिजनेस सक्सेसफुल होता है, बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता, तो these are the expenses which you always need to consider. इसी तरह आपके बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होंगे, जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई फिक्सचर्स कर रहे हैं, कोई फर्नीचर्स कर रहे हैं, कोई आपके बिजनेस सप्लाईज हैं, आपके स्मॉल स्केल ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं जो कि आप सेल कर सकते हो, वो तो आप सेल करके रिकवर कर लोगे, बट देर आर सर्टन वेरी स्पेशलाइज्ड टू योर इंडस्ट्री और टू योर बिजनेस। आपके फॉर एग्जांपल प्रिंट मटेरियल है, आपके बिजनेस के बिजनेस कार्ड्स हैं, लेटर हेड्स हैं, आपने कोई प्रमोशनल आइटम्स जो है वो प्रिंट करवाई हैं, आपने अपनी वेबसाइट डेवलप करवाई है, तो these all are the expenses which you would never be able to recover irrespective कि आपके बिजनेस या आपके E2 एप्लीकेशन का क्या स्टेटस चल रहा है। तो these are the expenses which you always need to be ready. ये आपका मिनिमम एक्सपेंस है, ये आपका मिनिमम कॉस्ट ऑफ कमिटमेंट है, कॉस्ट ऑफ टेकिंग अ डिसीजन है, जो कि आप अगर इस प्रोसेस को गो थ्रू करते हो तो यू नीड टू गो थ्रू दैट कॉस्ट अगेन, सो यू नीड टू गो थ्रू दैट कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस. So hope that gives you a clear picture and a good understanding that what kind of a financial commitments you
are talking about, and what kind of a loss or the risks involved in a business for E2 visas, and how to minimize and reduce them. E2 वीजा से रिलेटेड या यूएस बिजनेस सेटअप से रिलेटेड अगर आपके कोई कंसर्न्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स बैक टू यू. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.